बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहले जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ डेड सब्सटेंस जो हैं वो दोनों इक्वल हो जाएं, इक्विलिब्रियम में हों, उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे वर्डिंग को रिपीट करते हैं। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेस ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर जो मौजूद आइस है, उस आइस का और उस लिक्विड वाटर का जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो दोनों सेम हो जाते हैं। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाए तो तमाम जो लिक्विड वाटर है वो फ्रीज़ होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इससे टेम्परेचर ऊपर की तरफ लेके जाएं तो जो आइस है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है। इसमें हमने जो मेन कंसर्न है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल जो सॉलिड सोल्यूट है वो प्रेजेंट हो, उसको हम क्या करें, किसी सॉल्वेंट के अंदर जो है वो ऐड कर दें। ऐड करने से नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ होने से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। अब जो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें बड़ा हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में ये है कि हमारे पास पानी जो है वो प्रेजेंट है। इस पानी को हमने क्या करना है, हम इसको अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से इसके वाटर मालिक्यूल्स अरेंज होना स्टार्ट होंगे और अरेंज होने के बाद जैसे ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो इतना भी वाटर कंटेंट था वो सारे का सारा अरेंज होगा और अरेंज होने के बाद उसके अंदर जो आइस बनना स्टार्ट होगी और हमारे पास ये तमाम जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये हमारे पास आइस में कन्वर्ट होगा तो आइस में कन्वर्ट होने के बाद ये इसका है फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई एक सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं कि जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन वोलाटाइल हो। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। जब सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं तो ऐड करने के नतीजे में होता क्या है कि पहले वाटर मालिक्यूल में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो ऐड करने के नतीजे में होता क्या है, यहाँ पे होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं वो वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो अब हमारे पास जो वाटर मालिक्यूल्स हैं अब वो किसके साथ अटैच हो चुके हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ अटैच हो चुके हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड ने जो पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस थी उन फोर्सेस को कम कर दिया और जो वाटर मालिक्यूल्स की फोर्सेस हैं विद सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड सोल्यूट है उसके साथ ज़्यादा हो चुकी हैं। अब इस सॉलिड सोल्यूट की वजह से उसके अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा इसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। जब इसमें मौजूद इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वैसे ही हुआ तो होने के नतीजे में जैसे ही अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने की वजह से वाटर जो है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि वो हमारे पास किस तरह से आइस बनते वक्त उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं और एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होने के नतीजे में डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है। अब हमारे पास जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो वाटर के मालिक्यूल्स ने अरेंज होना था इस तरह से। जब हमारे पास इस तरह से अरेंज होना था तो अरेंज होने के नतीजे में क्या होना था कि बेटा हमारे पास ये जो तमाम चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो पानी ने जब इस तरह से हेक्सागोनल अरेंज होना था उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि उसके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी थी अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। अब वो हमारे पास उसका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था उसमें जो 9% एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होनी थी वो अब क्रिएट ही नहीं हो रही। लिहाजा पानी के मालिक्यूल जब अरेंज नहीं होंगे वो आइस में कन्वर्ट नहीं होंगे, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो लिहाजा उनके दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस बिल्ड करने के लिए हमें टेम्परेचर को मज़ीद डिक्रीज़ करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे फिर क्या होगा कि जिस वाटर ने 0 डिग्री
सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना था, वही वाटर सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी की वजह से अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करेगा और डिप्रेस करने की वजह से उसके अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो कम टेम्परेचर पे जाके बिल्ड होगी और जो फ्रीज़ होना था वो अब हमारे पास तकरीबन जाके -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके क्या होगा, फ्रीज़ होगा। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हमें ये थोड़ी सी बात समझ आती है तो इसके बाद हम वापस आते हैं उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब बेटा हमारे पास इसमें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमें किस बारे में बताती है, उसके लिए हम जो है वो एक कर्व ड्रा करते हैं, एक ग्राफ ड्रा करते हैं कि इसके बीच में टेम्परेचर को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो वेपर प्रेशर है उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है, जो ए जो है वो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट जो है जिसके अंदर अभी हमने सोल्यूट ऐड नहीं किया, ये उसका वेपर प्रेशर है। जब हमारे पास ये वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उसके अंदर वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़, वेपर प्रेशर डिक्रीज़। एक वक्त आएगा कि उसका वेपर प्रेशर कम होगा और वो पॉइंट बी तक पहुँचेगा। जैसे ही वो बी पे पहुँचेगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ उसके अंदर जो सॉलिड है वो इक्वल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका पहुँचेगा पॉइंट बी के ऊपर। जब वो पॉइंट बी के ऊपर वो फ्रीज़ हो गया तो उसके बाद हमारे पास जो बी से लेके सी तक कर्व है, इस कर्व के अंदर हमारे पास जो आइस है उस पर भी इवेपोरेशन हो रही है। हमने पढ़ा था इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर मज़ीद डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो कर्व ए से लेके बी तक है वो किसके लिए है, लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के लिए, और बी से लेके सी तक जो कर्व है वो वेपर प्रेशर की कर्व है फॉर सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। अब हमारे पास जब ये प्रेजेंट है तो इसके बाद हम इसमें कुछ सोल्यूट ऐड करेंगे। सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जैसे कि पीछे हमने एक एग्जांपल में देखा। जब हमारे पास उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होने के नतीजे में वो हमारे पास क्या होगा, ये कर्व ड्रा करेंगे जो कि हमारे पास होगी डी से लेके ई तक। अब जब डी से लेके ई तक होगा तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से वो उसके अंदर मौजूद जो इसमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस थी वो हमारे पास कम हो गई, उसको अरेंज होने में टाइम लगा, ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज़ करना पड़ी। तो अब हमारे पास ये डी ई पे जाके हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जो हैं वो दोनों इक्वलाइज हुए हैं। जब इक्वलाइज हुए हैं तो हमारे पास अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों लिक्विड्स का जो प्योर सॉल्वेंट है और जो सोल्यूशन है उसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आते हैं बी से तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। बी से नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। जब हमारे पास इन वैल्यूज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। बी से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर T1 और ई से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर T2 आएगा। इस तरह से हम जो दोनों वैल्यूज़ का चेंज है वो हम निकाल सकते हैं। वो किस तरह से निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF डेट इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2। पहले हम T2 माइनस T1 करते थे, यहाँ पे हमने T1 माइनस T2 क्यों कहा, क्योंकि T1 ज़्यादा टेम्परेचर है और T2 जो है वो लो टेम्परेचर है, इसलिए हमने कहा डेल्टा TF इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2। इस तरह से हमारे पास जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इस चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम ये बात समझते हैं अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, जितना इसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा ऐड करेंगे उतना इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब है डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी। यहाँ पे याद रखिएगा ये मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम इक्वलिटी में लेके आते हैं तो इक्वलिटी में लेके आने में हमारे पास एक इसमें कांस्टेंट ऐड होता है KF, जिसे हम कहते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। इसमें मोलैलिटी क्या है, हमने एलिवेशन इन फ्रीजिंग जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें ये रिलेशन ड्राइव किया था कि मोलैलिटी किस चीज़ की इक्वल होती है, मोलैलिटी इक्वल होती है 1000 W2 ओवर M2 मल्टीप्लाई W1। अब ये वाली जो वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं तो बनता है हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बनेगा 1000 W2 ओवर M2 मल्टीप्लाई W1। इस तरह से जब ये वाली इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फिनोमेना से हम जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करके बताऊं कि आपको कोई एक जो है वो सोल्यूशन दे दिया जाए और कहा जाए कि बताएं इसके अंदर जो सोल्यूट है वो कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी मोलैलिटी की मदद से, आप उसके मोलर मास की मदद से बता सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो सोल्यूशन है इसके अंदर फ़लाँ सोल्यूट जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से हम इसको अगर रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने के नतीजे में हमारे पास जो M2 है वो किस चीज़ के इक्वल आता है, वो M2 आता है KF डिवाइड बाई डेल्टा TF मल्टीप्लाई 1000 W2 ओवर W1। ये था बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।